हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीआई। क्या पढ़ने वाले हैं? आरबीआई। तो हम पहले इसकी स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को हुई। और बैंकिंग व्यवस्था को वहीं पर नियमन करने के लिए इसको रेगुलेशन करने के लिए एक अधिनियम लाया गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम 1949 लाया गया, जिसके आरबीआई क्या कार्य अपना करता है। अब देखेंगे हम आरबीआई का संगठन। तो आरबीआई के संगठन में अगर देखते हैं तो गवर्नर एक होते हैं जो इसकी अध्यक्षता करते हैं। डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं। 10 निदेशक होते हैं। 10 निदेशक होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं। और विभिन्न क्षेत्रों का आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके आर्थिक हित को कैसे पूरा किया जाए। उसके बाद स्थानीय बोर्ड के निदेशक वो कितने? 4 होते हैं। स्थानीय बोर्ड के निदेशक कितने होते हैं? 4 होते हैं। और जो स्थानीय बोर्ड के जो निदेशक होते हैं वो दिल्ली से होते हैं, मुंबई से होते हैं, चेन्नई से होते हैं और कहाँ से? कोलकाता से होते हैं। 4 जगह कहाँ? दिल्ली से, मुंबई से, चेन्नई से और कहाँ से? कोलकाता से। ये क्षेत्रीय आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए नियुक्त होते हैं। क्षेत्रीय आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए सलाह देते हैं गवर्नर को। और 2 सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। और 2 कौन होते हैं? सरकार का प्रतिनिधि। तो अब एक बार थोड़ा सा इस तरह देखते हैं कि 1 गवर्नर हो गए, 4 डिप्टी गवर्नर, 10 निदेशक होते हैं विभिन्न क्षेत्र के और 4 स्थानीय बोर्ड के निदेशक होते हैं, 2 सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। केंद्रीय निदेशक बोर्ड। और ये क्या होती है? निर्णायक संस्था होती है। और जो गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं। गवर्नर और डिप्टी जो गवर्नर होते हैं उनकी जो नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। आइए और देखते हैं केंद्रीय निदेशक जो बोर्ड होता है, 1 वर्ष में इसकी कम से कम 6 बैठक होनी चाहिए। जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड 1 वर्ष में कितना? कम से कम 6 बैठक होनी है। और तिमाही में कम से कम 1 बैठक। केंद्रीय निदेशक बोर्ड 1 वर्ष में कितना? कम से कम 6 बैठक कराता है। और तिमाही में कम से कम 1 बैठक अनिवार्य है। आरबीआई एक स्वायत्त संस्था है। आरबीआई कैसी संस्था है? स्वायत्त संस्था। हाँ, आरबीआई के अंदर जो पूंजी है वो 100% किसकी है? गवर्नमेंट की है, केंद्र सरकार की है। लेकिन फिर भी ये अपने निर्णयों को लेने में स्वायत्त है, स्वायत्त संस्था है। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। अब पढ़ने वाले आरबीआई के कार्य। क्या पढ़ने वाले? आरबीआई के कार्य। आरबीआई के कार्य मुख्य रूप से 2 हैं, एक केंद्रीय बैंक के रूप में और दूसरा विकासात्मक कार्य के रूप में। केंद्रीय बैंक के रूप में नोटों का निर्गमन करती है। नोटों को निर्गमित करती है। करेंसी इशू करती है। और इसके एक सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। इतना होना चाहिए 200 करोड़। तब उन नोटों को निर्गमन कर सकती है। कौन? आरबीआई। फिर ये बैंकिंग प्रणाली का नियमन करती है। बैंकिंग प्रणाली का नियमन करती है। और किसके तहत करती है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत करती है। तीसरा, बैंकों का बैंकर। आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंकर या फिर अंतिम उधारदाता। जिस तरह से हम अपने पैसों को जिस तरह से बैंकों से धन लेते हैं और अपने धन को जमा करते हैं, उसी प्रकार से बैंक भी अपने पैसों को जमा करेगा कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं से ऋण भी तो लेगा। और वो आरबीआई है। बैंकों के लिए वो आरबीआई है। तो बैंकों का बैंकर है कौन? आरबीआई। इसको अंतिम उधारदाता भी कहते हैं। ये सरकार का बैंकर भी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का सरकार का भी बैंकर आरबीआई। ये नए बैंकों को आरबीआई लाइसेंस देने का कार्य भी करती है। नए बैंकों को लाइसेंस देने का कार्य करती है। और विदेशी विनिमय बाजार का ये नियमन भी करती है। किसका? विदेशी विनिमय बाजार का नियमन भी करती है। मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। आरबीआई क्या करती है? मौद्रिक नीति की समीक्षा भी करती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इस संस्थाओं में जाती है तो वहाँ पर क्या भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या प्रतिनिधित्व करती है। अब इसका हम दूसरा कार्य देखेंगे, वो विकासात्मक कार्य। विकासात्मक कार्य में वित्तीय व्यवस्था का आधुनिकीकरण करती है। आधुनिकीकरण का मतलब जैसे बिजली बिल हम आजकल क्या अपने मोबाइल से ही पेड कर देते हैं, फ्लिपकार्ट से हम सामान मंगाते हैं उसको क्या है पेड कर देते हैं मोबाइल से ही पैसे। ये सब क्या है, आधुनिकीकरण हो गया है वित्तीय व्यवस्था का। दूसरा कार्य करती है वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करती है। वित्तीय समावेशन क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। तीसरा क्या करती है, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने का कार्य करती है। तीसरा क्या कार्य करती है, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने का कार्य करती है। और अगला कार्य है इसका विकासात्मक कार्य में कि सरकार और राजकोषीय जो नीति है उसमें तालमेल बनाती है। सरकार राजकोषीय नीति में तालमेल बनाती है, जिससे आर्थिक समृद्धि को क्या है, जिससे क्या है आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके।